हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऐप एग्जाम बीटा के ऊपर। और यहां पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि इस चैप्टर का यहां पर जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं उसी नोट्स का मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने वाला हूं, ताकि अगर आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई चीज नोट्स में समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर इस वीडियो से आप उस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने वाले हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता क्या है? हमारे शरीर का जो सेल होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। उसी चीज के बारे में यहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने बात आता है व्हाट इज सेल, यानी सेल आखिर होता क्या है। तो सेल की बात करें तो इसका डेफिनेशन यहां पर कहता है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जो हमारी पृथ्वी पर लाइफ है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और साथ में फंक्शनल यूनिट है। अब ये दोनों का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या हुआ, फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हुआ, ये हम यहां पर समझेंगे। तब हमें समझ में आएगा कि हमारे शरीर में सेल की क्या भूमिका होती है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमने कई सारे घर, बिल्डिंग, ये सारी चीजें बनती हुई देखी हैं जो कि ईंटों से मिलकर के बनती है। कभी आपने कोई बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा, वहां पर आप देखे होंगे कि छोटा छोटा ईंट जोड़ जोड़ करके एक पूरा बिल्डिंग तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, हमारे पूरे शरीर का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। कई सारे लाखों करोड़ों की संख्या में सेल्स हैं जो कि साथ में आकर के हमारे शरीर को तैयार करते हैं। किसी बिल्डिंग में ईंट की जो भूमिका होती है, ब्रिक की जो भूमिका होती है, वही भूमिका हमारे शरीर में सेल की होती है। इसलिए हम लोग सेल को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब यही चीज यहां पर कहता है कि द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे आप हैं, मैं हूं, सबके शरीर का जो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वो है सेल। कहता कि जस्ट एज ब्रिक्स एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बिल्डिंग, सिमिलरली द बॉडी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग इट सेल। मतलब कि सेल्स को जोड़ जोड़ करके हमारा शरीर तैयार होता है। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग तैयार होता है ईंटों को जोड़ करके, उसी प्रकार से हमारा शरीर सेल्स को जोड़ करके तैयार होता है। अब यहां पर एक चीज और पॉइंट में कहता है कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं, नहीं। कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके शरीर में सिर्फ एक सेल होता है, सिंगल सेल होता है। उनके बारे में भी हम यहां पर आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में दो चीजें आपको दिखाई जा रही है। पहला तो आपको ओनियन पिल है यहां पर, और दूसरा यहां पर एक ब्रिक वॉल है, मतलब ईंट की दीवार है। तो यहां पर दोनों में सिमिलरिटीज आपको दिख रही होंगी। जिस प्रकार से ईंटें यहां पर अरेंज्ड हैं, उसी प्रकार से यहां पर सेल्स अरेंज्ड हैं, और लाखों करोड़ों की संख्या में सेल्स मिलकर के क्या बना रही हैं? एक ऑर्गेनिज्म को बना रही हैं। तो सिमिलरिटी इसी प्रकार की होती है हमारे शरीर के सेल में और किसी भी बिल्डिंग के ब्रिक में। अब यहां पर यही सवाल पूछा जा रहा है, व्हाई सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? तो यहां पर स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि सेल जो है वो हम लोगों को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मतलब एक प्रकार से हमारे शरीर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सेल, इसलिए हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। अब यहां पर इसके बाद है कि हमारे शरीर में फंक्शनल यूनिट हम लोग क्या क्यों कहते हैं? फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे लाइफ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस कहां होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। जैसे रेस्पिरेशन आपका कहां होता है? सेल के अंदर होता है। समझ गए? अब इसी प्रकार से देखें तो अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि मैं जिंदा हूं, इसका मतलब क्या है? मतलब कि मेरे शरीर के सारे सेल्स क्या है? जिंदा हैं, वो अपने फंक्शन को कर रहे हैं, और उनके फंक्शन की वजह से हम यहां पर क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी करने पा रहे हैं। अब मैं यहां पर हाथ हिला रहा हूं, मतलब क्या? मतलब मेरे शरीर में जो मसल सेल्स हैं वो काम कर रहे हैं और यहां पर मेरे इस मूवमेंट को मदद कर रहे हैं। अगर यहां के मसल सेल्स काम करना बंद कर दें, अपना फंक्शन करना बंद कर दें, तो मेरा यह हाथ हिलना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से ब्रेन के जो सेल्स हैं वो अपना फंक्शन करना बंद कर देंगे, तो मैं सोचना, समझना, बात करना, ये सारे एक्टिविटीज करना बंद कर दूंगा। तो यहां पर बात है कि जो भी फंक्शंस हमारे शरीर में हो रहे हैं उसका बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल होता है। यहां पर नर्व सेल हमारा
इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसफर करता है, डिसीजन मेकिंग में पूरा ब्रेन काम करने में इंपॉर्टेंट होता है। नर्व सेल काम नहीं करेगा तो ब्रेन कैसे काम करेगा, यहां पे मसल सेल काम नहीं करेगा तो फिर हमारा ये हाथ कैसे काम करेगा, हमारे हार्ट का जो सेल है वो काम नहीं करेगा तो हार्ट पंपिंग कैसे करेगा। तो फंक्शंस, जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो कहां होते हैं, सेल में होते हैं, ठीक है। और सेल बेसिक फंक्शन को करने में मदद करता है। अब यहां पर सेल की बात करते हैं तो सेल की डिस्कवरी की बात आ जाती है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। अब यहां पर रॉबर्ट हुक जो थे वो उस समय के एक साइंटिस्ट, हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट थे, और वहां पर वो क्या कर रहे थे, कॉर्क को एक तरीके से देख रहे थे। कॉर्क क्या होता है भाई, कॉर्क को देख रहे थे। तो कॉर्क का मतलब क्या होता है, यहां पर आप पेड़ों को देखते हैं तो पेड़ों का जो आउटर लेयर होता है जो कि एक प्रकार से इस प्रकार का होता है, जो कि काफी रफ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। अब ये कॉर्क को देख रहे थे अपने द्वारा बनाए गए एक माइक्रोस्कोप से। इस प्रकार का उन्होंने माइक्रोस्कोप तैयार किया था कुछ, कि भाई किसी तरीके से जोड़ तोड़कर के माइक्रोस्कोप बनाया था, उसी से कॉर्क को देख रहे थे। अब जब वहां पर कॉर्क को उन्होंने जूम करके देखा तो कॉर्क को देखने पर उन्हें दिखा कि वहां पर कई सारे स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं कॉर्क के अंदर, जो कि हनी कॉम्ब जैसा पैटर्न बना रहे हैं। हनी कॉम्ब जैसा है मतलब इस प्रकार से आपको काफी सारे पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर तस्वीर दिया गया है, तस्वीर देखिए, इस प्रकार का यहां पर पैटर्न उनको देखने को मिला और यह तस्वीर उनके द्वारा देखी गई थी, ठीक है। तो यहां पर जब इस चीज को उन्होंने देखा तो ये जो टाइनी बॉक्सेस थे, इन टाइनी बॉक्सेस को उन्होंने नाम क्या दिया, सेल नाम दिया। और इस सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, लैटिन वर्ड है सेल, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। अब यही सेल इनके द्वारा नाम दिया गया और उसी सेल वर्ड को आज तक हम लोग यूज कर रहे हैं, आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ गए। तो यहां पर रॉबर्ट हुक की तस्वीर देख सकते हैं, यहां पर उनके द्वारा देखा गया इमेज आप देख सकते हैं। तो ये चीजें हो गई, किसके द्वारा सर्च किया गया था, खोजा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। और इन्होंने कैसे देखा था, जो कॉर्क होता है, जो छाल होता है पेड़ का, उसका स्लाइस तैयार करके देखा था, ठीक। अब यहां पर कॉर्क के बारे में यही चीज बताया गया कि कॉर्क क्या होता है। कहता है कि द स्टेम्स ऑफ अ ट्री कंटेन अ थिक लेयर ऑफ टिश्यूज मेड अप ऑफ डेड सेल लोकेटेड इन द आउटर पार्ट। मतलब कि जो पेड़ होता है उसका जो तना होता है, तने के ऊपर बाहर एक प्रकार का कवरिंग होता है जो कि डेड सेल्स का बना हुआ होता है, उसी के लिए हम लोग कॉर्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। अब यहां पर सेल से जुड़े हुए कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो यहां पर सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा, और इन्होंने कॉर्क को देखा था कि जो कि एक प्रकार का डेड पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। इसके बाद जाकर के करीब 9 साल बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, लेवेनहुक आते हैं। इन्होंने पहला फ्री लिविंग सेल देखा था पॉन्ड वाटर में, ठीक है। जो माइक्रोस्कोप था उसको थोड़ा इंप्रूव किया, अच्छा बनाया। उसके बाद क्या किया, जो फ्री लिविंग सेल्स थे, जो पॉन्ड वाटर उन्होंने कहीं से लिया, उसमें सेल्स को जूम करके देखा तो वहां पर उन्हें लिविंग सेल्स दिखे, जिंदा सेल्स दिखे, जो कि एक्टिविटीज कर रहे थे। इसके बाद यहां पर रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, एक साइंटिस्ट जिन्होंने सेल के न्यूक्लियस को खोजा था 1831 में, काफी समय बाद, करीब 150 साल बाद खोजा था। इसके बाद यहां पर जे.ई. पुरकिंजी आते हैं, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द को दिया था। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या, मतलब कि जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसके लिए प्रोटोप्लाज्म आपका शब्द यूज होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को ऐड करके, ठीक है। और यह शब्द इन्होंने दिया था 1839 में। इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं एम स्लीडन और टी श्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी क्या कहता है भाई, तो सेल थ्योरी जरा सा समझ लेते हैं। सेल थ्योरी यहां पर स्लीडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। अब इसका मतलब यह होता है कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं, मतलब जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सेल्स के बने हुए हैं। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब कि सेल से ही पूरी जिंदगी चल रही है, सभी प्लांट, सभी ऑर्गेनिज्म की जिंदगी चल रही है। इसके साथ ही आगे एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था वर्चो, 1855 में। इन्होंने कहा कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। मतलब सेल्स बनते कैसे हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, ये इन्होंने बताया कि भाई देखो, जो पुराना सेल है उसी से नया सेल बनता है। ये चीज यहां पर इन्होंने बात की थी, यानी कि सेल डिवीजन की इन्होंने बात की थी। अब यहां पर हमारे आसपास की जो दुनिया है वहां पर आपको 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, मतलब 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल्स की संख्या के आधार पर। पहले होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनके शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, वैसे ऑर्गेनिज्म। और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जिनके शरीर में एक से ज्यादा सेल्स की संख्या है, वो ऑर्गेनिज्म। तो दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग यहां पर जान लेते हैं।
अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यही चीज कहता है कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स एंड अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इन देयर सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, लेकिन वो एक सेल के साथ ही उनका पूरा कंप्लीट बॉडी है, सारे फंक्शन एक जिंदा ऑर्गेनिज्म जैसा करते हैं, तो वो क्या हो गए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। अब इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है अमीबा, पारामीशियम, बैक्टीरिया। जैसे यहां पर आप अमीबा को देख सकते हैं। अमीबा का ये जो शरीर देख रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, लेकिन इस एक सेल की मदद से ही ये अपना पूरा जिंदगी चलाता है, इसको दूसरे सेल की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए? सारे जो एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, वो सारे एक्टिविटीज एक सेल से ही ये कर लेता है। इसके बाद आगे बात करें तो पारामीशियम भी आप देख सकते हैं, पारामीशियम का बॉडी यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने आ जाता है क्लैमाइडोमोनास, ये भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है। इसके बाद यहां पर बैक्टीरिया भी देख सकते हैं, बैक्टीरिया भी सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके शरीर में सिंगल सेल होता है। ठीक है, तो भाई ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए जिनके शरीर में एक सेल होता है और उस एक सेल की मदद से ही अपने सारे डेली एक्टिविटीज को, लाइफ एक्टिविटीज को ये ऑर्गेनिज्म करने पाते हैं। अब इसके बाद बारी आ जाती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का तो मतलब वैसे आप समझ ही गए होंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका शरीर एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर के बना हुआ है, वो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे शरीर को देख लीजिए, हमारे शरीर में करोड़ों की संख्या में सेल्स हैं, तो हम लोग क्या हैं? एक प्रकार के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इसी प्रकार से आप अपने आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, जो भी आपको विजिबल है आंखों से, वो सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि वो उनके शरीर में कई सारे संख्या में सेल्स हैं, मतलब सिंपली कहें तो लाखों करोड़ों की संख्या में सेल है। यही चीज आपको दूसरे तरीके से भी कहा गया है, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल क्या है? फंगी, प्लांट, ह्यूमन, इसके अलावा दूसरे जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब यहां पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में आपको डिफरेंस भी यहां पर बताया गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यहां पर डिफरेंस देख सकते हैं, एक ही पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई सिंगल सेल से बना हुआ होता है और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे डेली एक्टिविटी सिंगल सेल की मदद से ही ये कर पाते हैं, यूनिसेलुलर हो गए। और वहीं मल्टीसेलुलर की बात करें तो यहां पर इनका बॉडी में एक से ज्यादा की संख्या में सेल्स होते हैं और यहां पर ये अपने इसी प्रकार से डेली एक्टिविटीज को करते हैं। एग्जाम्पल यहां पर हो गया, एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस आपको लिखना होगा तो और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो यहां पर आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब कि एक सेल स्पेसिफिक टास्क को फंक्शन करता है। लेकिन यहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, तो वो सेल ही सारे टास्क को फंक्शन करेगा, मतलब कि खाना खाने का भी काम करेगा, मूवमेंट का भी काम करेगा, सभी प्रकार के फंक्शन को एक ही सेल करेगा। समझ गए? ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंस में। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है? आगे कुछ पॉइंट्स आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को जोड़ने वाले पॉइंट्स बताए गए। कह रहा है कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, मतलब कि आज के लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उनमें ही धीरे धीरे बदलाव आते गया, इवोल्यूशन हुआ और हम लोग एक प्रकार से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। इसके साथ यहां पर कहता है कि सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म सेल्स लाइक देमसेल्व्स। तो यहां पर कहता है कि दस ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम देयर प्रीडिसेसर सेल। अब यहां पर कहता है कि देखिए, जो यहां पर आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो सेल्स पाए जाते हैं, ये सेल ओरिजिनेट होते हैं प्रीवियस सेल से। मतलब कि यहां पर एक सेल है, ये यूनिसेलुलर भी हो या फिर आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर का सेल हो, ये जो सेल है, यही सेल का क्या करेगा? टूट जाएगा और दो नए सेल को बना देगा। इस प्रकार से यहां पर जो सेल्स बनते हैं, नए सेल का जन्म होता है, वो पुराने सेल से होता है, यही चीज कहता है। आगे कहता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव डिवीजन ऑफ लेबर, दैट इज देयर आर डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स टू फंक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके शरीर में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, मतलब कि शरीर के अलग अलग सेल्स जो होते हैं, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे हम अपने शरीर को अगर हम लोग देखें तो हमारे शरीर में अलग अलग सेल्स हैं जो कि अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे यहां पर आपको बताया गया है, दिखाया गया है, तो यहां देखिए, हमारे शरीर में जैसे नर्व सेल होता है जो कि हमारे जो ब्रेन का फंक्शनिंग है उसमें काम करता है, नर्वस सिस्टम में एक वही होता है। इसके बाद ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ब्लड में होते हैं,
फैट सेल होते हैं, बोन सेल होते हैं, मस्कुलर सेल होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जिसमें कि आपका स्पर्म और ओवम आ जाता है। सबका शेप और साइज डिफरेंट होता है, सबका फंक्शन डिफरेंट होता है। तो यहां पर यही चीज है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके शरीर में कई प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं और हर सेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, अपना स्पेसिफिक वर्किंग। समझ गए? अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर आपको एक चीज डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको जरा सा देखते हैं। कहता कि व्हेन अ लार्ज टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस एंड डिफरेंट पीपल आर असाइन्ड टू डू ईच पार्ट, इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल के मामले में वर्ड यूज होता है, हमारे समाज में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि भाई मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर टीचिंग का काम कर रहा हूं, कोई आदमी क्या कर रहा है, वो पुलिस में है, कोई आदमी आर्मी में जाकर के काम कर रहा है, कोई आदमी कहीं पर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर रहा है। तो ये क्या है, एक प्रकार का डिवीजन ऑफ लेबर है कि हर आदमी अपना स्पेसिफिक फंक्शन, अपना स्पेसिफिक रोल अदा कर रहा है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं कि जो सेल्स होते हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे मेरे ब्रेन में जो नर्व सेल है वो क्या करेगा, नर्व इंपल्सेस को ट्रांसफर करने का काम करेगा, पूरा ब्रेन उसी से बना हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहां पर मसल सेल है वो इस प्रकार के मूवमेंट करने का काम करेगा। इसके बाद जो यहां पर ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड को फ्लो कराने में, ऑक्सीजन कैरी करने में और चीजों को कैरी करने में मदद करेंगे। हार्ट का जो सेल है वो हार्ट को पंप करने का काम करेगा। तो अलग अलग जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शनिंग करते हैं, अलग अलग टारगेट को अचीव करने में मदद करते हैं। अब यहां पर हमारा जो शरीर है वो सेल्स से बना हुआ है, ये तो हमने समझ लिया। तो हमारा शरीर अरेंज्ड किस प्रकार से है, तो ये यहां पर समझते हैं। तो यही चीज कहता है कि द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव मैनी पार्ट्स दैट आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। दीज पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आपको क्या है, 5 लेवल में हमारा शरीर ऑर्गेनाइज है। 5 लेवल कौन कौन से हो गए? सबसे पहला तो सेल हो गए, कई सारे सेल्स मिले और सेल्स से मिलकर के टिश्यू बना। अब टिश्यू मिले तो यहां पर हमारा बना ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बना और ऑर्गन सिस्टम कई सारे मिलकर के हमारे एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। जैसे मैं क्या हूं, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं। मेरा शरीर किस चीज से बना है? सबसे पहले तो बेसिक लेवल पर सेल है। अब सेल हमने देखा कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे सेल हमारा यहां पर रेड ब्लड सेल हो गया या फिर हमारे सामने मसल सेल हो गया। तो यहां पर जो मसल सेल होंगे, कई सारे मसल सेल्स जब मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, वो मसल टिश्यू का निर्माण करेंगे, मसल टिश्यू बनाएंगे, मसल टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, अब कई सारे मसल टिश्यू आ गए तो वो क्या बनाएंगे, हमारा ऑर्गन बनाएंगे। जैसे कि हमारा मसल ऑर्गन है या फिर हार्ट हमारा एक ऑर्गन है, लिवर ऑर्गन है, तो ये सारे ऑर्गन का निर्माण करेंगे। फिर एक कई सारे ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और फिर हमारा क्या बनेगा, पूरा शरीर बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर इसी प्रकार से ऑर्डर यहां पर देख सकते हैं। जैसे सेल्स हो गए, हार्ट का सेल हो गया, हार्ट का सेल मिलकर के हार्ट का टिश्यू बना, सेल का टिश्यू, और फिर वहां पर एक ऑर्गन बना, हार्ट ऑर्गन बना। फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम बना कि हार्ट किससे जुड़े हुए जो पूरा सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हमारे शरीर में। उसके बाद कई सारे ऑर्गन सिस्टम इसी प्रकार से मिले तो हमारा क्या बन गया, बॉडी बन गया, हमारा शरीर बन गया। तो इस प्रकार से हमारा पूरा शरीर ऑर्गेनाइज्ड होता है, अरेंज्ड होता है। अब यहां पर सेल के शेप और साइज की बात करते हैं हम लोग। तो सेल्स का जो शेप और साइज होता है वो कई प्रकार का होता है, कई प्रकार से वो वेरी करते हैं। जैसे कई सेल्स आपको ओवल शेप के होंगे, कई सारे स्फेरिकल शेप के होंगे, कई सारे रेक्टेंगुलर शेप के होंगे, कई सारे आपको स्पिंडल शेप के होंगे। तो सेल्स का शेप, सेज, ये सारी जो चीजें हैं वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे, वहां पर अच्छे से ये चीजें बताई गई हैं। समझ गए? जैसे कि यहां पर कहता है कि यहां पर कई सारे सेल्स आपको इरेगुलर शेप के भी होते हैं, जैसे कि नर्व सेल होता है। तो यहां पर ज्यादा परेशान नहीं होना, यहां पर तस्वीरें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। कई प्रकार के सेल्स हैं, कई प्रकार के शेप वाले सेल्स हैं, सबका अलग अलग फंक्शनिंग है, अलग अलग वर्किंग है, और इस हिसाब से इनका जो शेप और साइज है वो आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर आगे कहता है कि मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज लाइक आरबीसी, व्हाइल सम सेल्स आर लार्ज लाइक नर्व सेल। नर्व सेल काफी बड़ा होता है, करीब 1 मीटर का लंबा होता है, लेकिन वहीं जो आरबीसी वगैरह होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको देखना मुश्किल होता है। इसके बाद बात करें तो कहता है कि सम सेल्स कीप चेंजिंग देयर शेप सच एज अमीबा।
अमीबा क्या है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने सेल्स का मतलब अपने बॉडी का शेप चेंज करते रहता है, चेंज कर सकता है, तो उससे इसको फायदा है। उसकी मदद से ये अपना मूवमेंट करने पाता है, एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज करने पाता है, तो ये इसके शरीर के लिए जरूरी है। अब यहां पर कहता है कि इन सम ऑर्गेनिज्म द शेप ऑफ सम सेल रिमेन कांस्टेंट सच एज नर्व सेल। कहता है कि ऐसा नहीं है कि यहां पर जो हमारा अमीबा का सेल है उस प्रकार से दुनिया के सारे सेल जो हैं वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं, नहीं। हमारे शरीर में ही अगर हम लोग देखें तो नर्व सेल है, वो अपना शेप कभी नहीं चेंज कर सकता है, वो एक प्रकार का कांस्टेंट शेप है, उसका वही शेप रहेगा और वो उसके फंक्शन के लिए भी जरूरी है। तो यहां पर कई सारे सेल्स हैं जो कि अपना शेप चेंज कर सकते हैं। हमारे शरीर में अगर हम लोग बात करें तो हमारे शरीर में जो मसल सेल होते हैं वो एक प्रकार से अपना शेप चेंज करते हैं, और शेप चेंज करके ही ये जो एक्टिविटी हम करने पा रहे हैं ना, ये एक्टिविटी हमें हमारा पॉसिबल होने पाता है। क्योंकि यहां पे जो मसल सेल है वो क्या करेगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर रिलैक्स होगा। तो इस प्रकार से यहां पर क्या होगा, हमारा बॉडी का मूवमेंट होगा। लेकिन हमारे शरीर में ही कुछ सेल हैं, जैसे नर्व सेल हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ये अपने शेप को चेंज नहीं करते। समझ गए? अब यहां पर यही चीज है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि सेल, अलग अलग प्रकार के सेल्स के नाम और उनका शेप यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे अब हमारे सामने आते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब यहां पर हमें एनिमल सेल, प्लांट सेल हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें यहां पर सिर्फ इनके बारे में एक चीज ध्यान देना है, वो ये है कि हमारे जब एनिमल सेल को हम लोग देखते हैं तो एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग होता है वो क्या होता है भाई, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वहीं जब हम लोग प्लांट सेल को देखते हैं तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आउटर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको कि हम लोग सेल वॉल कहते हैं। बाकी के जो अंदर की चीजें हैं वो लगभग सेम होते हैं, वो सेम चीजें पाई जाती हैं, कुछ एक दो चीजें को छोड़कर, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट वगैरह को छोड़ करके। तो अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, हम लोग एक प्रकार से डिफरेंस यहां पर दिया गया है, डिफरेंस आप ये नोट कर सकते हैं। नोट्स आपने लिया तो आपको ये तो मिल ही गया होगा नोट्स में, तो ये चीज आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या क्या चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के पार्ट्स अब हम यहां पर देख रहे हैं। तो यहां पर पार्ट्स हम डिटेल में भी पढ़ेंगे और शॉर्ट में भी पढ़ेंगे। मतलब मोटा मोटी अगर सेल को हम लोग डिवाइड करें तो सेल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हो गए, पहला तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, यानी कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, यानी सेल का जो सबसे आउटर कवरिंग है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है सेल का, उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद सेल के बीचों बीच एक सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हो गया एक पार्ट, और तीसरा पार्ट हो गया साइटोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसकी बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं। तो तीनों को यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ में एक और चीज हमने देखा था, साथ में हमने यहां पर सेल वाल की बात की थी कि भाई जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल वाल भी होते हैं, तो सेल वाल की भी बात यहां पर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसको कि सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि एक प्रकार से आउटर एनवायरनमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बचाने का काम करता है। और ये सेल का एक लिविंग पार्ट है। ठीक है, और ये सेल्स में प्रेजेंट होता है। कौन से सेल में, सभी सेल्स में, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी, सब में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये काफी थिन होता है, डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, इलास्टिक होता है और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब इनका क्या मतलब हुआ, थिन मतलब आप समझ रहे हैं, डेलिकेट मतलब क्या, मतलब सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है। डेलिकेट मतलब आप समझ रहे हैं, सिंपल सा वर्ड है। इलास्टिक कहने का मतलब क्या, मतलब ये अपना जो सेल का साइज है उसको छोटा बड़ा कर सकता है। अगर सेल में यहां पर ज्यादा कंटेंट हो गया तो इस प्रकार से एक्सपेंड कर जाएगा, सेल में कंटेंट कम है तो इस प्रकार से श्रिंक भी कर जाएगा। ठीक है, और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब क्या है, मतलब यहां पर आगे समझाया गया है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब है कि भाई यहां पर एक प्रकार से ऐसा मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टेड चीजों को अपने आर पार होने देता है। मतलब यहां पर अगर हम लोग देखें, ये हमारा सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हो गया, तो इस मेम्ब्रेन के जरिए अंदर कुछ खास चीजें ही जा सकती हैं और कुछ खास चीजें ही बाहर हो सकती हैं। मतलब कि इस मेम्ब्रेन से आर पार होना, सभी चीजें आर पार नहीं हो सकती हैं। सेल का आउटर कवरिंग क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। मतलब क्या, मतलब कुछ चीजें अंदर जाएंगी, कुछ चीजें बाहर आएंगी, कुछ भी, जैसे कि कोई भी
चीज को मन किया कि सेल के अंदर चले जाएं तो नहीं जा सकता है, कुछ चीजें जो कि सिलेक्टेड है वही जाएंगी। यहीं पर बताया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स ऑल सब्सटेंसेस फ्रॉम गोइंग इन और आउट ऑफ द सेल। It allows only certain selected substances to go in or out of the cell. Therefore, cell membrane is called a selectively permeable membrane. कहता है कि some selected substances such as carbon dioxide or oxygen can move through the diffusion process across the cell membrane. जैसे कि सेल के अंदर हमने देखा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो क्या वो सेल ऑर्गेनेल सेल के बाहर जा सकते हैं? क्या नहीं जा सकते हैं? क्या सेल के बाहर से कुछ भी अंदर आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है? क्या जाएगा? जैसे कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा जनरेट हो गया, वो कचरा है सेल के लिए, तो उसको बाहर फेंक दिया। ये चीजें अंदर बाहर हो सकती हैं, समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या कह रहा है? आगे यहां पर कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये सेल देख सकते हैं, सेल का आउटर मोस्ट जो ये कवरिंग है, यही क्या है? हमारा सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये सेल मेम्ब्रेन का तस्वीर दिखाया गया कि जो कि किस चीज का बना हुआ होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, और ये कुछ खास चीजों को ही सेल के अंदर बाहर होने देता है। अब यहां पर सेल मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर क्यों होता है? तो कहता है कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज एन अमीबा टू टेक इट्स फूड और अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, तो उससे हमें फायदा ये होता है, या फिर इलास्टिक वर्ड हमने यूज किया था। सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होता है या फिर फ्लेक्सिबल होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो अपना शेप चेंज कर सकता है या फिर एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अमीबा में इसका बहुत अच्छा फायदा यूज ये होता है कि जो अमीबा है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो उसको फूड जब इंटेक करना होता है तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके फूड को अपने शरीर के अंदर ले लेता है। इसी प्रकार से कहता है कि ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी द अमीबा कैन चेंज इट्स शेप एंड स्वेलो द फूड विथ हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज अमीबा और अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंडोकाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। ठीक, ये नाम ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अमीबा में फ्लेक्सिबिलिटी काम आता है, हमारे शरीर के सेल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी काम आता है। कैसे आता है अभी हम यहां पर आगे पढ़ेंगे। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ये तो हमने बात कर लिया। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं अमीबा का एंडोकाइटोसिस आपको यहां पर समझाया जा रहा है, और यहां पर ये सूडोपोडिया का यूज करता है। सूडोपोडिया क्या है भाई? एक प्रकार से फॉल्स फिट, मतलब कि यहां पर अपने शरीर को आगे भेज करके जो फूड आइटम है उसको अपने शरीर के अंदर लेता है। जैसे फूड है, अमीबा ने अपना यहां पर फॉल्स फिट आगे बढ़ाया, उसको फूड को घेरा और फिर उसको शरीर के अंदर ले लिया, यानी सेल मेम्ब्रेन को पूरा कर लिया, बंद कर लिया और फूड को अंदर ले लिया। इस प्रकार से अमीबा न्यूट्रिशन करता है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप यहां से लिख सकते हैं। कहता कि इट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से साइटोप्लाज्म को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एलिमेंट। एक्सटर्नल एलिमेंट कुछ भी अगर बाहर चीजें हैं जो कि सेल के लिए घातक हैं या फिर जरूरी नहीं है, तो उससे सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। द मूवमेंट ऑफ सम सिलेक्टेड सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार से गेट कीपर का काम करता है, जो कि सिलेक्टेड चीजों को सेल के अंदर आने देता है या फिर सिलेक्टेड चीजों को सेल के बाहर जाने देता है। समझ गए? अब यहां पर आगे कहता है कि हाउ डू डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल से अंदर और बाहर चीजें कैसे आती जाती हैं? तो यहां पर सिंपल इसका आंसर है, यहां पर जो सब्सटेंसेस हैं जो कि सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर जाती हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए यानी सेल मेम्ब्रेन के जरिए, उसके लिए प्रोसेस यूज होता है डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो यहां पर अब हमें क्या समझना है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को समझना है कि भाई ये डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिफ्यूजन के बारे में। तो भाई डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस
from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called diffusion. या फिर दूसरा डेफिनेशन, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अल्टिल द कंसंट्रेशन बिकम्स सेम इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन क्या है? सब्सटेंसेस का या फिर मॉलिक्यूल्स का एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, जाते हैं। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पर हमने क्या लिया? हमने एक गिलास पानी लिया। एक गिलास पानी में मान लीजिए यहां पर हमने क्या डाल दिया? हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, या फिर चीनी डाल दिया, या फिर इंक हमने डाल दिया। अब यहां पर कुछ समय तक उसको अगर हम छोड़ देंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, थोड़े समय बाद आप देखिएगा कि जो इंक था वो पूरे में फैल गया और पूरे हमारे सॉल्यूशन का, पूरे वाटर का रंग हमारा नीला हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, जो भी होना था हो गया। इसी प्रकार से हमने चीनी डाला तो चीनी नीचे आकर के बैठ गया, लेकिन अगर हम कुछ समय के लिए छोड़ दें, आधे घंटे, एक घंटे के लिए छोड़ दें, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना करें, तो वो जो चीनी है वो पूरे हमारे सॉल्यूशन में घुल जाएगा और पूरा सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। समझ गए? तो यहां पर क्या है? डिफ्यूजन आपका स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। मतलब क्या? मतलब हम लोग कुछ उसमें ताकत नहीं लगा रहे हैं, हम लोग कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, वो खुद से मूवमेंट हो रहा है, खुद से एक प्रकार से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। और यही चीज हमारा होता है सेल में भी। सेल में यहां पर अगर हम लोग देखें तो डिफ्यूजन का एग्जांपल पहले देख लेते हैं। क्या है भाई? डिफ्यूजन का सिंपल एग्जांपल है कि आप अपने कमरे में क्या जलाते हैं? इंसेंस स्टिक जलाते हैं, यानी अगरबत्ती जलाते हैं, और अगरबत्ती जलती है कमरे के किसी कोने में, लेकिन वहां से जो धुआं उठ रहा है, यानी जो इंसेंस आ रहा है, वो पूरे कमरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो क्यों होता है? डिफ्यूजन की वजह से होता है। इसी प्रकार से वाटर में जब हम लोग शुगर डिसॉल्व करते हैं तो शुगर का डिसॉल्व करना भी क्या है? एक प्रकार से डिफ्यूजन होता है। हम लोग कई बार चम्मच से हिला देते हैं, लेकिन चम्मच से नहीं भी हिलाएंगे, उसको छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, आधे घंटे, एक घंटे के लिए, तो क्या होगा? वो डिसॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग वाटर में इंक डाल दें तो क्या होगा? डिफ्यूजन हो जाएगा, और डिफ्यूजन के जरिए वो मिक्स हो जाएंगे। तो भाई बेसिक आप समझ गए कि डिफ्यूजन होता क्या है। अब इसी प्रकार का डिफ्यूजन होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के जरिए। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर और बाहर के बीच में क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, जिसकी मदद से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। ठीक है? कहता है यही चीज, डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। यानी कोई सेल है, सेल के बाहर कुछ चीजें भेजनी है, अंदर कुछ चीजें लानी है, जैसे कि ऑक्सीजन अंदर लाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजना है, तो वो किसकी मदद से होगा? डिफ्यूजन की मदद से होगा। डिफ्यूजन प्रोसेस वहां पर काम करेगा। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे यहां पर डिफ्यूजन का सिंपल उदाहरण देख सकते हैं कि आप जब इंक डालते हैं तो वो पूरे सॉल्यूशन में एक प्रकार से घुल जाता है, तो ये अच्छा उदाहरण है डिफ्यूजन का। अब यहां पर देखिए तो हमारे सेल में डिफ्यूजन का क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो सेल में डिफ्यूजन की बात करें तो यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। गैसेस को सेल के अंदर बाहर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके साथ ही सेल के बाहर जो न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब करने में भी यहां पर डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके साथ ही जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के अंदर बाहर आना चाहते हैं, कुछ बाहर भेजना है, अंदर लाना है, तो वो डिफ्यूजन के जरिए ही होता है। तो डिफ्यूजन को एक प्रकार से हमने समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे? ओस्मोसिस समझेंगे। तो ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस एक प्रकार का हम कह सकते हैं डिफ्यूजन है, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल चीज है। क्या स्पेशल चीज है? यहां पर मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, और वाटर मॉलिक्यूल्स का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं होता है, यह होता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए। मतलब कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए जब वाटर का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, वाटर मॉलिक्यूल के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तब हमारा क्या होगा? ओस्मोसिस होगा। समझ गए? अब यहां पर इसी चीज को अलग तरीके से भी समझाया गया। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू स्पेशली परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए ये डायग्राम यहां पर देखिए। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो वाटर है उसमें दो हिस्से बनाए गए हैं। एक हिस्सा इस बीच में मतलब पार्टीशन दे करके, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। दोनों में क्वांटिटी सॉल्यूशन का बराबर है, लेकिन एक तरफ आपका वाटर का कंसंट्रेशन हाई है,
इस तरफ वाटर का कंसंट्रेशन लो है। कैसे, मतलब क्या हुआ, मतलब मान लो दोनों तरफ हमने क्या किया, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, लेकिन यहां पर हमारा 800 ml हमने क्या लिया, वाटर लिया, और 200 ml हमारा क्या क्वांटिटी है, 200 ml हमारा हमने चीनी डाल दिया है। और इस तरफ हमने क्या किया है, 500 ml हमने वाटर लिया और 500 ml हमारा क्या हो गया, चीनी हो गया। तो वाटर किस तरफ ज्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन किस तरफ ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है। मतलब 80% वाटर है इस तरफ और इस तरफ 50% वाटर है। तो वाटर का मूवमेंट इधर से इधर होगा तो कब तक, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता है। तो यहां पर कुछ समय के बाद इस सॉल्यूशन को देखिएगा तो इस प्रकार की स्थिति में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको क्या दिखेगा, दोनों तरफ हमारा कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। देखिए वाटर लेवल बराबर है लेकिन ये वाटर इधर कम हो गया और इधर ज्यादा हो गया। ये आपको किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन के ऊपर, वाटर का कंसंट्रेशन। वाटर यहां पर आपको कंसंट्रेशन बराबर कर रहा है, वाटर का क्वांटिटी बराबर नहीं कर रहा है, समझ गए। तो यहां पर आप समझ गए कि यहां पर क्या हो रहा है भाई, ओस्मोसिस में क्या होता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए वाटर मॉलिक्यूल्स हायर वाटर कंसंट्रेशन वाले हिस्से से लोअर वाटर कंसंट्रेशन वाले हिस्से में जाते हैं, वाटर के लोअर कंसंट्रेशन वाले हिस्से में। यह आपका क्या होता है, यही आपका ओस्मोसिस होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में फिर से बताया गया है। हमने एक सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहां पर इसको फिर से समझिए। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज द वन विच अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस बट प्रिवेंट द पासेज ऑफ अदर सब्सटेंसेस थ्रू इट। अब यहां पर जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स के आउटर कवरिंग क्या होते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन एक प्रकार के होते हैं। तो यहां पर जो सेल होता है वो जब हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है तो वहां पर उस सेल के आसपास की स्थिति कंसंट्रेशन के हिसाब से सेल की 3 स्थितियां हो सकती हैं। मतलब सेल हमारे शरीर में है, हमारे शरीर में भाई सॉल्यूशन भी है, लिक्विड भी है, ये आपको पता है। अब सेल जहां पर प्रेजेंट है वहां पर 3 चीजें हो सकती हैं, या तो सेल के बाहर कंसंट्रेशन हाई होगा, या सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई होगा, या फिर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा। और तीनों कंडीशन में जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, वो मूवमेंट आपका डायरेक्शन तय होगा कि किधर कंसंट्रेशन हाई है, उस हिसाब से। तो इस हिसाब से हमें 3 प्रकार के सॉल्यूशन पढ़ने हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 3 प्रकार के हमें कंडीशन पढ़ने हैं। तो यहां पर हमारा कंडीशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये तीनों क्या होते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहां पर जब कोई सेल है, सेल के आसपास का जो सराउंडिंग है, जो मीडियम है सेल के आसपास का, उसका हायर वाटर कंसंट्रेशन होगा सेल के कंपैरिजन में, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब कि सेल में जो वाटर का कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन है, तो वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक कहलाएगा। और इस कंडीशन में अगर सेल प्रेजेंट होता है, इस कंडीशन में मतलब सेल के आसपास ऐसी स्थिति हो जाती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है, तो यहां पर जो वाटर है वो सेल के अंदर मूव करने लगेगा, सेल के बाहर से वाटर सेल के अंदर मूव करने लगेगा। और यहां पर जो सेल है वो क्या करने लगेगा, स्वेल करने लगेगा, मतलब फूलने लगेगा। क्योंकि यहां पर सेल जो है वो वाटर को बहुत ज्यादा रिसीव करेगा। क्योंकि यहां पर मैंने आपको पहले समझाया, हमने ऑस्मोसिस को भी देखा तो, कि इस वाटर की क्वांटिटी मैटर नहीं कर रहा है, क्या मैटर कर रहा है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बराबर करने की कोशिश करता है जब ऑस्मोसिस होता है। तो यहां पर देख सकते हैं, जैसे यहां पर आप लोग देखिए, सेल के बाहर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो है। मतलब क्या, मतलब सेल के अंदर वाटर के अलावा जो दूसरी चीजें हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो यहां पर सेल के अंदर हमारा वाटर मूव करने लगेगा और सेल हमारा फूलने लगेगा, और बहुत ज्यादा अगर फूलेगा तो सेल हो सकता है हमारा बर्स्ट भी कर जाए, फट भी जाए, समझ गए, अगर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो। पहला कंडीशन आप समझ गए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सेल के बाहर क्या है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है।
अब इसके बाद आता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन सबसे अच्छा सॉल्यूशन एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सेल के आसपास का मीडियम है उसमें जितना वाटर कंसंट्रेशन है उतना ही वाटर कंसंट्रेशन हमारे सेल के अंदर भी है। मतलब कि जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है सेल के बाहर और सेल के अंदर। तो यहां पर हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा वो दोनों ओर से होगा। मतलब जितने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे। तो यहां पर एक प्रकार से हमारा क्या होगा, सेल के शेप साइज में कोई चेंज नहीं होगा और एकदम मस्त रहेगा सेल। समझ गए? यही चीज कहता है कि देयर विल बी नो चेंज इन द शेप ऑफ द सेल। यही बात है। तो यहां पर यही होता है कि जब हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो तब हमारा कंसंट्रेशन सेम होता है और सेल में कोई चेंज नहीं आता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने आ जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि सेल के आसपास के जो मीडियम है उसमें वाटर कंसंट्रेशन लो होता है सेल के कंपैरिजन में। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और इस कंडीशन में होगा क्या, सेल के अंदर से वाटर बाहर की ओर जाने लगेगा, सेल वाटर को लूज करने लगेगा और यहां पर सेल क्या करने लगेगा, श्रिंक करने लगेगा। इतना बड़ा सेल था, श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, छोटा होते जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन वाटर का बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। तो इस प्रकार से हमारा होगा कि भाई यहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है वाटर का और बाहर कम है। तो सेल के अंदर से बाहर की ओर वाटर का मूवमेंट होगा और सेल हमारा इस प्रकार से श्रिंक कर जाएगा और बिल्कुल एकदम चपटा इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहां पर तीनों जो हमारे सॉल्यूशंस हैं इनको कंपेयर किया गया है, तीनों के बारे में यहां पर आपको बताया गया है। तो तीनों को देख सकते हैं, तीनों में क्या कंडीशन होते हैं और उसका क्या रिजल्ट होता है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये तो आपके नोट्स में होगा, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब इसके बाद हमारे सामने आता है प्लाज्मोलाइसिस। ये प्लाज्मोलाइसिस क्या है, ये एक प्रकार से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से जो कंडीशन क्रिएट होता है वही होता है हमारा क्या, प्लाज्मोलाइसिस। मतलब क्या, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल की बात कर रहा है, लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कंसंट्रेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फेनोमेनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। हमने देखा कि जो यहां पर प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होता है और साथ में सेल वॉल भी होता है। अब यहां पर जब प्लांट सेल वाटर लूज करने लगता है ऑस्मोसिस के जरिए, तो वो सेल क्या करने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। और यहां पर जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, वो शेप चेंज नहीं करता है। तो यहां पर जो हमारा सेल है वो सेल वॉल से आपको अंदर की ओर दूर जाने लगेगा। जैसे देखिए, ये देखिए प्लांट सेल है और यहां पर हमारा क्या हो गया, प्लाज्मोलाइसिस। सेल श्रिंक कर गया, सेल वॉल अपने ही जगह पर है लेकिन यहां पर सेल श्रिंक कर गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इस कंडीशन को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे दूसरा कंडीशन है कि यहां पर हमारा प्लांट जो होते हैं वो वाटर कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो प्लांट जो वाटर एक्सेप्ट करते हैं अपने रूट्स के जरिए करते हैं और रूट्स में क्या होता है, ओस्मोसिस होता है। ओस्मोसिस के जरिए यहां पर जो प्लांट्स हैं वो उनके रूट्स जो होते हैं उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग से वाटर को रिसीव करते हैं और इस प्रकार से वाटर रिसीव करके प्लांट के जड़ों के जरिए ऊपर प्लांट में भेज देते हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है और भी उसके यूज होते हैं। तो यहां पर प्लांट वाटर कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ऑस्मोसिस के जरिए। ऑस्मोसिस कहां होता है, प्लांट के रूट्स में होता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है, यहां पर ये देख सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है भाई, यहां पर आपको मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन का डेफिनेशन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, यहां पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है और यहां पर हो भी सकता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और नहीं भी हो सकता है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने आ जाता है सेल वॉल। सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल के बारे में एक प्रकार से मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि प्लांट सेल्स में आउटर एक कवरिंग होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको कि हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल एक प्रकार का रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बाहर से उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। और प्लांट सेल बना किस चीज का होता है, प्लांट सेल मेनली सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। लेकिन प्लांट सेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो हरे भरे प्लांट्स देखते हैं उनमें पाया जाता है, उसके अलावा कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनमें आपको प्लांट सेल देखने को मिलता है। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीजों से प्लांट सेल बना हुआ होता है। जैसे
हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में यहां पर पेप्टिडोग्लिन का यहां पर सेल वॉल बना हुआ होता है, फंगी में काइटिन का बना हुआ होता है, अलगी में सेलुलोज और पेक्टिन का होता है। इसके साथ ही आपको दूसरे जो प्लांट होते हैं, जो कि बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इनमें सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर सेल वॉल का शेप यहां पर देख सकते हैं। सेलुलोज क्या होता है ये भी आपको बताया गया है। तो सेलुलोज के बारे में कहता है कि दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन प्लांट्स एंड इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। Cellulose is easily digested by all herbivores while the human intestine is not able to digest it. सेलुलोज क्या होता है? एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है और इसी से मिलकर के आपका सेल वॉल बना हुआ होता है। जो हरे भरे घास वगैरह आप देखते हैं, वो आप देखते हैं जो जानवर हैं वो उनको खाते हैं, तो वो उनको खाते हैं, लेकिन हम लोग घास वगैरह क्यों नहीं खाते हैं? घास वगैरह इसलिए हम लोग नहीं खाते हैं क्योंकि जो घास वगैरह आप देखते हैं वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं। जो एनिमल्स हैं जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सारे एनिमल्स उन घासों को पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं और वो क्यों कर सकते हैं? पहला तो कंडीशन ये है कि यहां पर जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वो उनकी कंपैरिजन में छोटा होता है, उसकी लंबाई कम होती है। ये आपके एनसीईआरटी में यहां पर बताया गया। लेकिन आपने क्लास 7 में एक और रीजन पढ़ा था। क्लास 7 में एक और रीजन आपको यह बताया गया था कि यहां पर जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं उनके पेटों में कुछ स्पेशल बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। लेकिन वो पॉइंट यहां पर नहीं लिखा गया क्योंकि वो पॉइंट 10th में यहां पर लिखा हुआ नहीं मिला एनसीईआरटी में। ठीक है, अब इसके बाद का बात करते हैं हम लोग सेल वॉल के फंक्शन की। सेल वॉल का फंक्शन तो वैसे आप आसानी से बता सकते हैं, कुछ वैसा खास नहीं है। कहता है कि सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। अब यहां पर ये क्या बात हुआ? ये बात ये हुआ कि हमने देखा कि यहां पर जो प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल होते हैं, जब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाते हैं तो वो फूलने लगते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्लांट सेल में क्या है? प्लांट सेल में सेल वॉल है। अब सेल वॉल का काम क्या है भाई? प्रोटेक्शन देने का काम है, प्रोटेक्शन देने का काम है। तो यहां पर जब प्लांट सेल किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा तो यहां पर जब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक्सेप्ट करेगा वाटर को और ये फूलने लगेगा, तो यहां पर ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल इसको रोक देगा। मतलब कि अपने से बाहर नहीं फूलने देगा, जितना इसके कैपेसिटी है उतना ही फूलने देगा, जिससे कि ये प्लांट सेल फटेगा नहीं, बर्स्ट नहीं होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और इसको ये बचा लेगा। और इसी वजह से यहां पर जो आपके प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा रफ कंडीशन को झेल सकते हैं क्योंकि उनके पास सेल वॉल होता है। कहता है कि इन सच अ मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, द सेल स्वेल्स building up pressure against the cell wall. The cell wall exert an equal pressure against the swollen wall. Because of the cell wall, plant cell can withstand much greater changes in the surrounding media than animal cell. हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उनमें क्या होगा भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि एक प्रकार का डेलिकेट मेम्ब्रेन है। लेकिन प्लांट्स के बाद सेल वॉल, प्लांट्स के पास सेल वॉल है और सेल वॉल काफी मजबूत होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही रफ कंडीशन को सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो रफ कंडीशन को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेल के अगले हिस्से में। अगला हिस्सा हमारा है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है भाई? हमारे सेल के सेंटर में पाया जाता है। एक प्रकार से हम लोग सेल का केंद्र भी उसको कह सकते हैं क्योंकि वहां पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन सेल के होते हैं। न्यूक्लियस इज डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ द सेल। ये आपके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस में कई सारे पार्ट्स यहां पर पाए जाते हैं। तो यहां पर अगर देखिए, जैसे देखिए न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर पोर्स है, न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके अलावा क्रोमेटिन है और भी चीजें। अब यहां पर एक सवाल बनता है कि यहां पर जैसे जो अनियन पिल सेल्स हैं या फिर किसी भी सेल को हम लोग जब देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए, तो वहां पर हम लोग आयोडीन का क्यों यूज करते हैं, या फिर आयोडीन के अलावा मिथाइल ब्लू या फिर सैफरिन सॉल्यूशन का हम लोग क्यों यूज करते हैं? उसका कारण ये होता है कि जब किसी भी सेल को डायरेक्टली हम लोग आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, जैसे यहां पर ऑनियन पिल की बात की गई, ऑनियन पिल को हम लोग डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें विजिबल, उसके उस सेल के पार्ट्स हमें विजिबल नहीं होते क्योंकि वहां पर लाइट आसानी से पार हो जाता है और वो हमें चीजें दिखती नहीं है। लेकिन जब हम वहां पर आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं या फिर सेफ्रेनिन सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो जो सेल के पार्ट्स हैं, टाइनी पार्ट्स हैं, वो उस आयोडीन सॉल्यूशन को सोख लेते हैं और एक प्रकार का
अपना स्ट्रक्चर शो करने लगते हैं। इसलिए यहां पर हम लोग आयोडीन का और दूसरे सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अब यहां पर यही क्वेश्चन है, व्हाई इज आयोडीन यूज्ड टू स्टेन ऑनियन सेल्स, तो यहां पर उसका आंसर वगैरह पॉइंट्स वगैरह आप देख सकते हैं। इसको मैं लेकर के आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर हम लोग न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियस के जो मेन पार्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो मेन पार्ट में आपका सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है। तो जिस प्रकार से हमारे सेल का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, उसी प्रकार से न्यूक्लियस का जो कवरिंग होगा उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके बाद आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा है वो साइटोप्लाज्म, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद क्रोमैटिन मटेरियल, सेल के अंदर कुछ न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्पेशल चीज है क्रोमैटिन मटेरियल, इसको समझेंगे। इसके बाद न्यूक्लियोलस। आइए इसको इन सबको देखते हैं। अब ऐसी बात है कि यहां पर हम लोग सब चीज यहां पर नहीं पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम लोग सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और क्रोमैटिन सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। बाकी को जो चीजें हैं न्यूक्लियस के अंदर वाली, उनको हम आगे के क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लिखा हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, एक आर यहां पर थोड़ा सा गलत है, ठीक है। कहता है कि द न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The nuclear membrane has pores which allows the transfer of material from inside the nucleus to the cytoplasm. Nuclear membrane क्या होता है? एक डबल लेयर कवरिंग होता है जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है या फिर साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम करता है। और ये जो डबल लेयर कवरिंग होता है न्यूक्लियस का, उसमें पोर्स होते हैं जिसके जरिए चीजें से न्यूक्लियस से अंदर बाहर आ जा सकती हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है भाई? न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसी को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब यहां पर आगे बढ़े तो हमारे सामने आ जाता है क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल क्या है? तो यहां पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें कि ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यही क्या है? यही हमारा क्रोमैटिन मटेरियल है। तो यहां पर कहता है कि क्रोमैटिन मटेरियल इज इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। Whenever the cell is about to divide, it is organized into chromosome. क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जब भी सेल डिवीजन होने वाला होता है, सेल डिवाइड होने वाला होता है, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यानी जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये क्रोमोसोम का रूप ले लेता है, जिसमें कि हमारे डीएनएस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी चीजें होती हैं, इंफॉर्मेशन होता है, वो इसमें कैरी होता है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है? क्रोमोसोम्स की बात की गई। भाई क्रोमोसोम क्या होता है? यही हमने देखा कि जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल इस क्रोमोसोम का रूप ले लेता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्रोमोसोम की बात कर देते हैं तो क्रोमोसोम क्या है भाई? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमैटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन होने वाला होता है उस समय में जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो हमारे क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज हो जाता है। क्रोमोसोम कहां पाया जाएगा? न्यूक्लियस में पाया जाएगा, सेल के न्यूक्लियस में। लेकिन कब पाया जाएगा? जब सेल डिवीजन होने वाला हो। बाकी कंडीशन में हम यहां पर क्रोमोसोम्स को नहीं देख सकते। अब यहां पर क्रोमोसोम का काम क्या होता है? इट सर्व्स टू कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर क्रोमोसोम का काम क्या होता है? क्रोमोसोम जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब कोई सेल है, उससे वो सेल डिवाइड करके दो नया सेल बनने वाला है, तो वहां पर उस सेल से नए सेल्स में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कौन करेगा? क्रोमोसोम करेगा, ठीक है। कहता है कि द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट आर पास्ड ऑन टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू क्रोमोसोम्स और डीएनए और जीन्स। अब यहां पर यह चीज है कि सेल डिवीजन में यह काम करता है, साथ में नए जब ऑफस्प्रिंग बनते हैं, यानी जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो पेरेंट्स के जो गुण है वो बच्चों तक इसी क्रोमोसोम की मदद से पहुंचते हैं। अब क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए में जीन्स वगैरह होते हैं, तो वो भी एक प्रकार से कह सकते हैं। अब ये चीजें आगे के क्लास में 10th क्लास में आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। क्रोमोसोम का डेफिनेशन क्या है भाई? क्रोमोसोम्स आर रॉड शेप स्ट्रक्चर मेड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। क्रोमोसोम बना किस चीज से होता है? प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ होता है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने का काम करता है। इसको दूसरी तरीके से लिखे तो क्रोमोसोम आर रॉड शेप डार्क स्टेन बॉडीज दैट आर सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मतलब ये सेल डिवीजन के दौरान ही हमें मिलता है, दिखता है, बाकी समय में ये क्या रहेगा? क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में प्रेजेंट रहेगा। आगे देखें तो आगे कहता है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, ये तो हमने पहले बात कर ली। द डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन ऑन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। मतलब क्या?
भाई डीएनए क्या, एक बहुत लंबा आपका स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, बहुत लंबा। अब इस लंबे से स्ट्रक्चर का एक हिस्सा जो कि खास इंफॉर्मेशन कैरी करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग जीन कहेंगे। ठीक है, जीन क्या हो गया, डीएनए क्या हो गया, ये आपने समझ गया। क्रोमोसोम क्या होता है ये समझ लिया। क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ये भी आप जान गए। इस प्रकार से क्रोमोसोम में डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक प्रकार से बहुत ही लंबा होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर न्यूक्लियस का फंक्शन बताया गया। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है भाई? द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म न्यू सेल। सेल डिवीजन क्या भाई? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर के नए सेल्स का जन्म करता है या फिर नए सेल्स को बनाता है। कहता है कि न्यूक्लियस ऑल्सो डायरेक्ट्स द केमिकल रिएक्शन ऑफ द लिविंग सेल। मतलब सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल को जिंदा रखने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए, उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम लोग सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं कि भाई सेल डिवीजन कैसे होता है, किस प्रकार का होता है। तो यहां पर कहता है कि सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म न्यू सेल्स। नए सेल बनाने का जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल डिवीजन कहेंगे। अब यहां पर सेल डिवीजन हमारे शरीर में दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से? पहला तो माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है। दोनों को बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं। अब यहां पर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस एक प्रकार का सेल डिवीजन है जहां पर एक सेल, जिसको कि हम लोग मदर सेल कहते हैं, मतलब एक सेल जो है वो डिवाइड करके दो नए सेल्स को बनाता है और जो नए सेल्स बनेंगे उनको हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। यानी एक सेल है, ये सेल टूट गया और यहां पर दो नए सेल्स बन गए, तो ये जो हमारा डिवीजन का प्रोसेस होगा ये माइटोसिस कहलाएगा। और यहां पर जो क्रोमोसोम्स की संख्या होगी वो बराबर होगी। मतलब यहां पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अगर 47 है तो यहां पर भी 47 हो जाएंगे और यहां पर हमारे 47 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा? माइटोसिस होगा। और इसका यूज कहां होता है? तो हमारे शरीर में जो सेल्स हैं नए सेल्स बनाने के लिए इसी प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में पुराने सेल हैं वो मरने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे? नया सेल इस प्रकार से बना देंगे। या फिर एक प्रकार से जो हमारे शरीर में कहीं कुछ डैमेज हो गया, कोई बॉडी में रिपेयर करना है, बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, सेल्स की संख्या बढ़ानी है, तो यहां पर हमारा यही माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस हमारे शरीर में हमेशा होते रहता है और ये हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको भी ऐड किया गया है। इसके बाद हम लोग बात करें मियोसिस की, बात करते हैं। तो मियोसिस एक ऐसा हमारा सेल डिवीजन का टाइप है जिसमें यहां पर जो सेल्स बनते हैं वो सेल आपको रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। जैसे हमारे ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनको हम लोग ओवम कहते हैं या फिर स्पर्म कहते हैं। तो मियोसिस के जरिए ये जो स्पर्म्स होते हैं या फिर हमारे ओवम होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो कहता है कि मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन 4 डॉटर सेल। यहां पर मियोसिस में जब कोई सेल डिवीजन होता है तो उससे यहां पर क्या होते हैं? 4 सेल्स बनते हैं। और ये जो 4 सेल्स बनते हैं, ये चारों सेल्स में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है ये आधी हो जाती है। समझ गए? स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यूज इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स बाय मियोसिस। मियोसिस के जरिए रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने लगते हैं और ये जो आपको रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ये जब मिलते हैं तो फिर क्या बनाते हैं? गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और यहां पर इस प्रकार से ये जो मियोसिस में जो सेल्स बनते हैं ये आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। समझ गए? माइटोसिस और मियोसिस का यहां पर आपको डिफरेंस समझाया गया है। यहां पर माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस में 4 बनते हैं। इनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इनमें यहां पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ये ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है और इसके साथ ही गैमेट्स में आपको यहां पर सेल डिवीजन से गैमेट बनते हैं। मतलब इसके बाद जो सेल डिवीजन के बाद जो सेल्स बनेंगे वो जब मिलेंगे तब क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा है न्यूक्लियोइड। क्या होता है भाई? न्यूक्लियोइड की बात की जा रही है। अब ये न्यूक्लियोइड एक प्रकार का न्यूक्लियस आप कह सकते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल सेल्स में पाया जाता है। कौन से सेल्स में? जैसे कि जो बैक्टीरिया है
या फिर कुछ ऐसे आपके सेल्स होते हैं जिसमें कि जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। हमने हमारे सेल्स के बारे में अभी पढ़ा कि वहां जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होगा जिसमें कि आपको न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और भी चीजें होंगी। तो वहां पर मेम्ब्रेन था ना, मेम्ब्रेन था। लेकिन यहां पर कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है। पुअरली डिफाइंड कहने का मतलब है उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी सेपरेशन नहीं है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। समझ गए? तो यहां पर ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियस होता है उसके लिए हम लोग न्यूक्लियोइड वर्ड का यूज करते हैं। यही चीज कहता है कि इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर रीजन। मतलब न्यूक्लियर रीजन के एब्सेंस की, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंस की वजह से जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। और यहां पर इन सेल्स में जो न्यूक्लियस होगा उसके लिए हम लोग न्यूक्लियोइड वर्ड का यूज करेंगे। सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इस प्रकार का जो न्यूक्लियर रीजन होगा जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग न्यूक्लियोइड वर्ड का यूज करते हैं। अब न्यूक्लियोइड को तो हमने समझ लिया, लेकिन ये किन सेल्स में पाया जाता है, कौन से सेल्स हैं जिसमें कि न्यूक्लियोइड पाया जाता है? तो यहां पर अगर हम लोग देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंस के आधार पर जो हमारे सेल्स हैं उनको हम लोग दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक को पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है, मतलब ये दो वर्ड से बना है, प्रो और कैरियोन। इसका मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव या फिर प्राइमरी, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब कि वैसे सेल्स जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। हमने अभी तुरंत बात किया न्यूक्लियोइड की, तो जिन सेल्स में न्यूक्लियोइड होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, सॉरी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो क्या होते हैं? वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो इन सेल्स में आपको सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। मतलब हमारे सेल में, जैसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे सेल में वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, लेकिन इन सेल्स में वेल डिफाइंड हमारे आपको सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है। यहां पर जैसे देख लीजिए, यहां पर ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, यहां पर न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है। यहां पर ये आपका क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। अब इसके बाद यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में आपको दो वर्ड से मिलकर ये बना है यू और साथ में कैरियोन। यू का मतलब क्या होता है भाई? बेटर, गुड, ठीक है, गुड। और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहां पर जिन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो क्या होंगे? आपके यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। और यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी पाए जाएंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, प्लास्टिड होगा। ये आपको क्या होंगे? ऐसे सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। उदाहरण के लिए आपको अलगी क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। प्लांट सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। हम लोग क्या है? यूकैरियोटिक सेल वाले हैं। मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस यहां पर देख सकते हैं, दोनों का साइज वगैरह बताया गया है, न्यूक्लियर रीजन बताया गया है, क्रोमोसोम की संख्या बताई गई है, और इसके साथ ही सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और नहीं होते हैं। सिंपल डिफरेंस यही है। दोनों के शेप को यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर आपको जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, सेल मेम्ब्रेन्स नहीं, सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। इसके बाद हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें देख सकते हैं न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, यहां पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां पर हम लोग सेल के अगले हिस्से में पहुंचते हैं। अगला हिस्सा है हमारा कौन सा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है भाई? हमारे सेल के अंदर, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो हमारा फ्लूइड जैसा सब्सटेंस भरा हुआ होता है वही हमारा साइटोप्लाज्म होता है। इसके लिए क्या कहा जा रहा है? इट इज अ जेली लाइक विस्कस कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस दैट ऑकर्स बिटवीन, या फिर दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब यहां पर देखो, यहां पर आप सेल को देख रहे हैं, इस सेल में यहां पर देखिए तो ये आपका सबसे बाहर क्या हो गया? सबसे बाहर आपका तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन के अंदर और यहां पर जो ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर जो ये पूरा इलाका है, यहां पर जो जेली लाइक सब्सटेंस बढ़ा हुआ है, यही क्या है? यही हमारा साइटोप्लाज्म है। इसी की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं।
ठीक है, कहता है कि ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मतलब सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं ये आपको पता होगा तो ठीक, नहीं पता होगा तो अभी हम तुरंत आगे बात करने वाले हैं। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भाई, जब हम लोग यहां पर साइटोप्लाज्म और यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब कि जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है, दोनों को ऐड करके बात करते हैं। सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको मिला करके बात करें तो हम लोग उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोटोप्लाज्म वर्ड यूज करते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर देखिए प्रोटोप्लाज्म भी आपको बताया गया कि यहां देखिए हमारा साइटोप्लाज्म मतलब जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा हो गया और साथ में न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर दिए तो वो क्या बन गया, हमारा प्रोटोप्लाज्म बन गया। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है। साइटोप्लाज्म का फंक्शन होता है कि ये सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज करने में मदद करता है और इसके साथ ही यहां पर आपको ये वाइटल केमिकल्स को स्टोर करता है, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, लिपिड हो गया, जिनकी सेल्स में रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ ही यहां पर ग्लाइकोलिसिस वगैरह जैसे मेटाबॉलिक पाथवेज को करने में मदद करता है, या फिर और भी इसके यूज हैं जैसे कि सेल को शेप देने का काम करता है, उसके साथ ही उसके जो आपको सेल ऑर्गेनेल्स है उनको होल्ड करता है, और भी चीजें हैं। ठीक है, अब यहां पर वायरसेस की बात करते हैं। वायरसेस एक प्रकार से ऐसे हम लोग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं या फिर नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डेड भी होते हैं और अलाइव भी होते हैं। मतलब जब एनवायरनमेंट में होंगे तो ये डेड रहेंगे, किसी लिविंग सेल में पहुंच जाएंगे तो ये जिंदा हो जाएंगे। तो भाई क्या है देखते हैं। कहता है कि वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। व्हेन वायरसेस एंटर अ लिविंग बॉडी दे यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई। वायरसेस में किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं होता है और ये किसी भी प्रकार से लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करते। मतलब यहां पर हवा में अगर हमारा वायरस है तो वो डेड है, वो कुछ फंक्शन नहीं कर रहा, मरा हुआ है। लेकिन वो जैसे ही किसी के शरीर में पहुंच जाएगा वो शरीर के सेल्स का यूज करेगा और उस सेल्स का यूज करके ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और जिंदा जैसी एक्टिविटी करने लगेगा। समझ गए? तो ये आपका वायरस होता है। ये भी बात यहां पर हम लोग कर दी, वायरस के शेप को यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेल के ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें तो कहता है कि सेल ऑर्गेनल्स आर डिफाइंड एज लिटिल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विद इन अ सेल दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन एंड आर यूजुअली इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। मतलब क्या, सेल्स ऑर्गेनेल सेल के अंदर प्रेजेंट लिटिल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने का काम करते हैं और साथ में ये मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग आपके सेल ऑर्गेनेल जिम्मेदार होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें सेल के अंदर तो सेल के कई सारे पार्ट्स हो गए, जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन देखा जो कि सेल का सबसे आउटर प्रोटेक्टिव लेयर हो गया। इसके बाद आपका न्यूक्लियस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमेटिन फाइबर या फिर क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ठीक है, अब इसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। उसमें क्या होते हैं प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स कई प्रकार के हैं, इसके अलावा सेल इंक्लूजन्स भी होते हैं जो कि आपके सेल के अंदर प्रेजेंट मटेरियल है लेकिन वो सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ये किसी प्रकार का आपका फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं, टास्क परफॉर्म नहीं करते। यहां सेल ऑर्गेनेल में अगर हम लोग बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, प्लास्टिड हो गए, कई प्रकार के आपके यहां पर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो आइए बारी बारी से इन सेल ऑर्गेनेल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क है, किस चीज का, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स का। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये आप देख सकते हैं क्या है भाई, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है, एक प्रकार का लार्ज नेटवर्क है शीट्स और ट्यूब्स का, जो कि आपका एक तरफ से न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है और ये दूसरी तरफ आपके सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें फैला हुआ होता है। अब यहां पर ये देखने में ट्यूब्यूल्स या फिर राउंड या फिर ऑब्लोंग बैग्स जैसा दिखता है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
रफ क्यों नाम है भाई? क्योंकि ये रफ होता है। क्यों भाई ये रफ क्यों होता है? रफ इसलिए होता है क्योंकि जब इसको आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ये रफ दिखेगा, रफ सरफेस दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसके आउटर सरफेस में राइबोसोम अटैच्ड होता है, जो कि एक दूसरा हमारा सेल ऑर्गेनेल है, माइनर। देखिए, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल दो प्रकार के होते हैं, एक मेजर सेल ऑर्गेनेल होता है, दूसरा माइनर। माइनर मतलब कि छोटा है, छोटा टास्क परफॉर्म करता है। तो राइबोसोम यहां पर अटैच्ड होता है किसके ऊपर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। इसी वजह से ये रफ इसका नाम भी है और ये देखने में भी रफ लगता है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें, जो राइबोसोम है वो आपका सेल के अंदर भी प्रेजेंट होगा। मतलब हो सकता है कि वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट भी करे, या फिर हो सकता है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाए। अब ये जो हमारे राइबोसोम होते हैं, इनका यूज क्या होता है? इनका फंक्शन होता है प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना, जिसको कि प्रोटीन सिंथेसिस करना भी बोलते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए, यही है राइबोसोम, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके अगर बाहर हमारा राइबोसोम अटैच्ड है तो ये क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर हमारे सामने दूसरा टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब समझ गए होंगे कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम अटैच्ड नहीं है तो उसका सरफेस हमें स्मूथ दिखेगा, और वो क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा। तो आइए हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ध्यान देते हैं। हम लोग यहां पर राइबोसोम की भी बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है? तो ये हमारे सेल के अंदर एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। हमने इमेज में दिखाया कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक तरफ से न्यूक्लियस के अंदर अटैच होता है और दूसरी तरफ वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करता है? प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है और उसको सेल के अंदर अलग अलग पार्ट्स में भेजता है जहां भी उसकी जरूरत होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना नेटवर्क के जरिए। ठीक है, अब आगे कहता है कि सम ऑफ दीस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यहां पर जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन्स बनाए जा रहे हैं, वो प्रोटीन्स और साथ में लिपिड्स का यूज करके सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन अगर कहीं टूट गया, कहीं उसको रिपेयर की जरूरत है, तो वो काम यूज किया जाता है। और इस प्रोसेस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे दूसरे कुछ जो प्रोटीन होते हैं या लिपिड होते हैं वो एंजाइम और हार्मोन के रूप में काम करते हैं, जो कि हमारे सेल में यूज होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे कहता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट्स एज अ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर फॉर सम बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द सेल। सेल में कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। तो यहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म में, जहां पर ये टास्क परफॉर्म होगा, जहां पर ये हमारे रिएक्शन होंगे। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन एंड ड्रग्स इन लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल। जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उनके शरीर में जो लिवर सेल्स होता है, वहां जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कुछ ड्रग्स या फिर टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थों का जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसको खत्म करने का काम करता है। इसके साथ ही जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट और लिपिड मॉलिक्यूल बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम क्या है? एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल। ये क्या है? एक माइनर सेल ऑर्गेनेल। माइनर सेल ऑर्गेनेल मतलब कि साइज में ये बहुत छोटा होता है, एक छोटा सा टास्क को परफॉर्म करता है। तो राइबोसोम क्या होता है कि राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो गया तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि दे कैन बी फाउंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और कैन बी अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्यों भाई? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। और ये किस चीज का बना हुआ होता है? आरएनए का बना हुआ होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, उसका बना हुआ होता है। इसका फंक्शन क्या होगा? अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने का काम करेगा राइबोसोम। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राउंड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारा राइबोसोम है जो कि अटैच्ड है।
इसके बाद हमारा आ जाता है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को सबसे पहले यहां पर देखा गया था किसके द्वारा, कैमिलो गोल्जी के द्वारा, इनके द्वारा फर्स्ट डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया था। गोल्जी अपरेटस क्या है भाई, एक प्रकार का सिस्टम है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, जो कि आपके एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं और इन ये स्टैक में अरेंज्ड होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं। और इन अरेंजमेंट्स को हम लोग सिस्टम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका जरा सा इमेज आपको देखना जरूरी है। तो ये आप यहां पर देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि एक आपका ये हमारा गोल्जी अपरेटस ए सिस्टम हो गया, दूसरा सिस्टम हो गया, तीसरा सिस्टम हो गया, इस प्रकार से कई लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, स्टैक में अरेंज्ड होते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर हम देखें तो कहता है कि कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम्स। तो यहां वेसिकल का मतलब क्या हुआ, अ स्मॉल फ्लूइड फील्ड ब्लैडर और सैक विद इन द बॉडी। ठीक है भाई, तो यहां पर ये एक प्रकार का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे सेल में, मतलब इसके जो लेयर्स होते हैं उसमें से एक लेयर की बात हो रही है, वेसिकल की बात हो रही है। फ्लूइड फील्ड ब्लैडर होता है या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में, यानी कि सेल में होता है। इसके बाद सिस्टम की बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक इज कॉल्ड सिस्टम। मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं हमारे सेल में, जो कि अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के पैरेलल स्टैक्स में अरेंज्ड होते हैं, उसी को हम लोग सिस्टम कहते हैं। स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक, इस तरीके से, जैसे कि हम लोग ईंटा रख दें तो ईंटा अगर एक के ऊपर एक रख दें तो हम लोग भाई ईंटे का स्टैक है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सिस्टम हो गया। यहां पर गोल्जी अपरेटस का इमेज आप देख सकते हैं, जिसमें कि ये क्या है, ये आपका एक सिस्टम है और यहां पर ये गोल्जी अपरेटस है। ठीक है, अब इसके बाद गोल्जी अपरेटस का क्या फंक्शन होता है, द सब्सटेंसेस synthesized in ER are packed in Golgi apparatus and transported to different areas outside and inside the cell। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीजें बन रही हैं, जो सब्सटेंसेस बन रहे हैं, उसको गोल्जी अपरेटस में पैकिंग किया जाता है, उसको पैक किया जाता है और सेल के अंदर जहां भी जरूरत है भेजा जाएगा, या फिर सेल के बाहर भेजना है तो सेल के बाहर भी भेजा जाएगा। और यहां पर गोल्जी अपरेटस हमारा स्टोरेज का भी काम करता है, मॉडिफिकेशन पैकेजिंग का काम करता है वेसिकल्स के रूप में। वेसिकल्स में क्या करेगा, या तो उसको पैक करेगा, या तो स्टोर करेगा, या तो मॉडिफाई करेगा, जैसी जरूरत है वैसा काम करेगा। इसके साथ ही जो कॉम्प्लेक्स सुगर्स होते हैं वो सिंपल सुगर से बनाने का काम होता है गोल्जी अपरेटस में। इसके साथ ही लाइसोसोम बनाने का काम कहां होता है, गोल्जी अपरेटस में ही होता है। अब इसके बाद एक चीज है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, ये एक हमारे सेल में यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें मेम्ब्रस कंपोनेंट होता है, मतलब एक मेम्ब्रस हिस्सा होता है, और ये एक सिस्टम बनाता है जिसमें कि आपको सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब जो सेल है उससे अंदर और बाहर चीजों को ट्रांसफर करने का काम होता है, या फिर एक तरीके से चीजों को इधर उधर पहुंचाने का काम होता है। समझ गए। अब यहां पर इसमें जैसे दीज ऑर्गेनल्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन, इसमें कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि आपके सेल मेम्ब्रेन हो गए, वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये एक साथ मिलकर के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं और ये इन सबको मिलाकर यहां पर चीजों को अंदर बाहर इधर उधर मूवमेंट करने का काम किया जाता है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आगे कहता है, इन दिस वे द मेम्ब्रेन्स ऑफ गोल्जी अपरेटस हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर टू फॉर्म अनदर पोर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यहां जो गोल्जी अपरेटस होता है वो ईआर के साथ अटैच होता है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है, और ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक हिस्सा बनाता है। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, यहां पर हमारा क्या हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसी से हमारा क्या होगा, अटैच्ड होगा ये हमारा गोल्जी अपरेटस, और ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाएंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है भाई, हमारे सेल में वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का ये काम करता है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि एक प्रकार से हमारे सेल में कोई अगर सेल ऑर्गेनल खराब हो गया, कुछ कंपोनेंट खराब हो गया, तो उसको क्या करेगा, लाइसोसोम खत्म कर देगा, उसको एक प्रकार से क्लीन कर देगा। तो लाइसोसोम क्या होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करते हैं, अपने पास रखते हैं। और ये एंजाइम्स कहां बनाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये सेल है, सेल में यहां ग्रीन वाला डॉट क्या है भाई, लाइसोसोम है। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है,
लाइसोसोम हमारे सेल के बाहर से जो चीजें आती हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया आ गया या फूड आ गया या फिर हमारे सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल खराब हो गया, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा, यानी कि उसको खत्म करने का काम करेगा। साथ में हमारे सेल को बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्शन देने का काम करता है यहां पर लाइसोसोम, और इसके साथ ही सेल को क्लीन रखने में भी मदद करता है। अब इसके साथ ही सेल लाइसोसोम ये क्यों करने पाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ इसका एक नुकसान यह भी है कि जो लाइसोसोम है वो सेल को ही खत्म कर सकता है। कई बार अगर ऐसा हो कि सेल के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स खराब हो जाएं या फिर सेल का न्यूक्लियस खराब हो, मतलब कि सेल काम करने लायक नहीं है, तो क्या होगा, लाइसोसोम फट जाएगा और पूरे सेल को ही खा जाएगा और पूरे सेल को ही खत्म कर देगा, मतलब एक प्रकार से सेल को ही मिटा देगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग फॉर द सेल। सेल का सुसाइड बैग क्यों कहते हैं हम लोग लाइसोसोम को? तो कहता है कि ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयरफॉर लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग। Lysosome contain powerful digestive enzyme. If the cell is damaged or damaged, the lysosome burst and release the enzyme. The released enzyme then digest their own cell and ultimately the cell dies. तो इस रीजन से दोनों में से कोई आंसर लिखेगा, बात बराबर ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें तो हमारे सामने आ जाता है सेल का अगला सेल ऑर्गेनेल जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि, अब ये तो पॉइंट हम बता रहे हैं, वैसे सिंपली आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे सेल के लिए पावर वगैरह जनरेट किया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, इनर मेम्ब्रेन में आपको कई सारे फोल्ड होते हैं जिसको कि क्रिस्टे बोला जाता है। अब यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज यहां पर देख सकते हैं। दो लेयर कौन कौन से हैं? पहला तो ये वाला लेयर हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद अंदर मेम्ब्रेन होता है इस प्रकार से, ये पूरा मेम्ब्रेन है, ये दूसरा लेयर हो गया। अब दूसरे लेयर में हम लोग जो फॉर्मेशन है, जो ये हमारा फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्रिस्ट बोला जाता है। ठीक है, दिस फोल्ड क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर ये क्रिस्ट क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं, मतलब इस प्रकार का शेप इनका क्यों होता है? इस प्रकार का शेप इनका इसलिए होता है ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। और सरफेस एरिया बढ़ाना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां पर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत यह होती है कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। मतलब सेल का डीएनए कहां पर होगा भाई? सेल के न्यूक्लियस में होगा, क्रोमेटिन मटेरियल में होगा, क्रोमोसोम बनेगा तो वहां होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर होगा, इसका अपना डीएनए होगा और अपना राइबोसोम होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है भाई? तो कहता है कि दे आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर रेस्पिरेशन यहीं पर होता है। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन दिस वे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटी फॉर द लिविंग सेल। मतलब जो लिविंग सेल है उसको जो एनर्जी चाहिए अपनी डेली एक्टिविटीज करने के लिए, वो कहां से आता है? माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, और इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन्स का फॉर्मेशन खुद से कर सकता है। क्योंकि हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हमारा जो राइबोसोम है, वो हमारे प्रोटीन बनाने में यूज होता है। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उसके पास अपना राइबोसोम है, तो वो अपना प्रोटीन खुद से बना सकता है। अब यहां पर एटीपी क्या है भाई? एटीपी हमारा एक प्रकार से सेल का एनर्जी करेंसी है। मतलब क्या? मतलब कि यहां पर हम लोग जैसे एनर्जी को स्टोर करते हैं अपने पास बैटरियों में, यहां पर सेल के अंदर हम लोग बात करें तो सेल के अंदर जो हम लोग एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं वो हम लोग एटीपी के रूप में करते हैं। समझ गए? एटी के रूप में एनर्जी स्टोर्ड होता है, एनर्जी के रूप में स्टोर नहीं होता है, मतलब एटीपी बना दिया जाता है। अब जब भी सेल को एनर्जी चाहिए वो क्या करेगा? एटीपी को यूज करेगा और उससे क्या करेगा? एनर्जी जनरेट करेगा। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। जैसे हम लोग मूवमेंट के लिए जो एनर्जी यूज करते हैं वो एटीपी के फॉर्म में हमारे सेल्स द्वारा यूज किया जाता है। आगे कहता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी रिलीज किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, और इसी एनर्जी को
हमारा शरीर एटीपी के रूप में यूज करता है। हमारा शरीर कहने का मतलब है हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो एटीपी के रूप में एनर्जी को यूज करते हैं, और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस कहते हैं। अब यहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन की भी बात की है कि भाई सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। कहता है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड यानी कि ग्लूकोज इन द सेल विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो गया। इसके बाद बात करें तो यहां पर प्लास्टिड की बात की गई है। तो कहता है कि प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। जो प्लास्टिड है ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल में तो पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल्स में इनको नहीं पाया जाता है। कहता है कि दे आर यूजुअली स्फेरिकल और डिस्कॉर्डियल इन शेप एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, डिस्कॉर्डियल इनका शेप होता है या फिर स्फेरिकल होता है। इनका खुद का अपना डीएनए होता है, अपना खुद का राइबोसोम होता है, और यहां पर इनका डबल लेयर स्ट्रक्चर है। तो जो इनर स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिड का उसमें न्यूमरल मेम्ब्रेन लेयर होते हैं, और यहां पर कई सारे आपको स्टोमा के फॉर्म में ये अरेंज्ड होते हैं। आगे बात करें तो ये आप यहां पर प्लास्टिड का इमेज देख सकते हैं। अब कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, दो प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। पहला तो आपका क्रोमोप्लास्ट हो गया और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट हो गया। ये क्रोमोप्लास्ट आपके कलर्ड प्लास्टिक होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट आपका व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड होता है। तो पहले हम लोग क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, मतलब कलर्ड प्लास्टिड की बात करते हैं। तो कहता है क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर्स फाउंड इन लीव्स, फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल्स। जो सब्जियों में, फलों में जो कलर हमें देखने को मिलता है, अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से देखने को मिलता है। अब क्रोमोप्लास्ट में ही एक प्लास्ट है, वो है क्लोरोप्लास्ट। अब कहता है कि द क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। वैसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा वो हमारा क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा। कहता है कि इन एडिशन टू क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज कलर पिगमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होगा, क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है भाई, द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट इज कॉल्ड क्लोरोफिल विच पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। मतलब शॉर्ट में बताया गया है, आगे आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 10th में आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद यहां पर हम लोग ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या है भाई, व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड होता है। ल्यूकोप्लास्ट इज प्राइमरली एन ऑर्गेनेल इन विच सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन आर स्टोर्ड। प्लांट में यहां पर जो हमारे स्टार्च होते हैं, प्रोटीन होता है, ऑयल होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर किया जाता है। इट इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड इन सम पार्ट्स वेयर फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। जहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है वहां पर ये पाया जाता है, जैसे कि रूट्स होगा और प्लांट्स के कुछ दूसरे हिस्सों में, वहां पर ये क्या करेगा, आपके ऑयल को, स्टार्च को, प्रोटीन वगैरह को स्टोर करने का काम करेगा। प्लास्टिड के फंक्शन की बात करें तो कहता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव डिफरेंट कलर ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड। अलग अलग प्लास्टिड की वजह से प्लांट के अलग अलग हिस्से में हमको अलग अलग कलर देखने को मिलता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस जहां वहीं पर होगा जहां पर क्लोरोफिल हमारे प्लांट के जिस पार्ट में पाया जाएगा वहीं पर हमारा फोटोसिंथेसिस होगा। ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है मैं, अब इसके बाद बात करते हैं वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स क्या है भाई, एक प्रकार से स्टोरेज स्पेसेस हैं सेल के अंदर। मतलब सेल के अंदर हम कहें जो प्लांट सेल होते हैं उसमें जो कचरा वगैरह होता है ना, वेस्ट मटेरियल सेल का, उसको कहां डाल दिया जाता है, वैक्यूल वगैरह में डाल दिया जाता है। समझ गए। कहता है कि इन एनिमल द वैक्यूल्स आर इधर वेरी स्मॉल और एब्सेंट। प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। देखिए प्लांट सेल की बात करें तो जो प्लांट सेल होता है उसमें वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है। सेल का आधा साइज का वैक्यूल हो सकता है या फिर 90% साइज का वैक्यूल हो सकता है। लेकिन जब एनिमल सेल की हम लोग बात करते हैं तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल का साइज होता है वो बहुत ही छोटा होगा या तो बिल्कुल भी एब्सेंट होगा। लेकिन प्लांट सेल में यह बहुत ही बड़ा होता है और यह एक प्रकार से स्टोरेज सैक के रूप में या फिर सेल का साइज बढ़ाने में यूज होता है और इसका कोई उसका खास फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं वैक्यूल्स की। कहता है कि इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल।
सेल को टर्जिडिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल विच इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। मतलब प्लांट का एक प्रकार से स्टोरेज स्पेस है ये वैक्यूल, जहां पर प्लांट को जो जरूरत की चीजें होती हैं स्टोर करना होता है वो कहां पर करता है, वैक्यूल में करता है। कहता है कि इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम दैट अमीबा हैज कंज्यूम्ड। अमीबा जैसे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो फूड अमीबा द्वारा कंज्यूम किया जाता है वो कहां रखा जाता है, इसी वैक्यूल में ही रखा जाता है। In some unicellular organism, a specialized vacuole also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. कुछ खास ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें कि सेल के अंदर एक्सेस वाटर अगर हो गया तो उसको बाहर निकालने में या फिर वेस्ट को बाहर निकालने में वैक्यूल का यूज किया जाता है, जैसे कि अमीबा में भी यूज किया जाता है। अब टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है? टर्जिडिटी के बारे में कहता है कि इज अ सेलुलर फिनोमेना ऑफ सेल स्वेलिंग बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई फ्लूइड कंटेंट। मतलब कि जो सेल है वो अगर क्या करे, हाई फ्लूइड को ले ले, मतलब ज्यादा संख्या में वाटर को ले ले या कोई फ्लूइड को ले ले, तो वो क्या होगा, एक प्रकार से फूलने लगेगा। तो उसी के लिए टर्जिडिटी वर्ड यहां पर यूज किया गया है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ये नोट्स कंप्लीट होता है। अब जाकर के अगला नोट्स पढ़िए, अगला चैप्टर पढ़िए, ठीक है।